नमस्कार। 30 जून को यूएस के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने दो चाइनीज कंपनीज वावे और ZTE को थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब यूएस कंपनीज अब सरकारी पैसे से इन दोनों चाइनीज कंपनीज का कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, वैसे भी आजकल बैन का माहौल चल रहा है और यूएस में तो चाइनीज कंपनीज के बैन अनबैन को लेकर अंदर बाहर का खेल यूएस काफी सालों से खेल रहा है। तो इसमें हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? व्हाई द हेल डू वी केयर? और क्या बात है कि वावे को लेकर यूएस इतना परेशान है और इस खबर को लेकर पूरी दुनिया के टेलीकॉम कंपनीज में गले की हड्डी की तरह यह खबर अटक गई है। और इस खबर का इंडिया के टेलीकॉम कंपनीज पर क्या असर पड़ता है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वावे को बैन करना हमारे फोन पर इंस्टॉल चाइनीज ऐप्स को डिलीट करने जैसा सिंपल नहीं है। यूएस के इस डिसीजन से वहां के स्मॉल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बड़ा झटका लगा है और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। आइए एक नजर डालते हैं एफसीसी के इस नोटिस पर। एफसीसी के चेयरमैन अजीत पाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इन दोनों कंपनीज का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री से गहरे ताल्लुकात है। वेट, एक चाइनीज टेलीकॉम कंपनी का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री से रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? रिश्ता उतना ही पाक है जितना कि हमारे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। इन बातों को समझने से पहले यह समझते कि आखिर वावे की औकात क्या है जिसके कारण यूएस भी उससे पंगा लेने में इतना डर रहा है। बिकॉज आफ्टर ऑल साइज डज मैटर। 2019 में वावे का इंटरनेशनल रेवेन्यू था $122 बिलियन। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2020 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है $92 बिलियन। वावे के सीईओ का नाम है वेंग ज़ांगफे, जिनके अनुसार 1983 में वह चाइनीज आर्मी के इंजीनियरिंग कोर में डेप्यूटी रेजिमेंटल चीफ की पोस्ट पर थे और 1987 में उन्होंने वावे की शुरुआत की और वह अब सीसीपी के मेंबर भी है। वावे में इनका वीटो पावर है, मतलब किसी भी डिसीजन को यह अपने दम पर चेंज कर सकते हैं। एक ऐसी खबर पर जिसने 2018 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल क्रिएट कर दिया। वेंग ज़ांगफे की सबसे बड़ी लड़की और वावे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग ज़ांगफू को 2018 में कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया और अब उन्हें यूएस एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जा रही है। यूएस अथॉरिटीज ने उन पर यह एलिगेशन लगाया कि ईरान के साथ बिजनेस करने के लिए उन्होंने यूएस अथॉरिटीज को धोखा देने की कोशिश की। वह अब कनाडा में बेल पर है और उन पर केस अभी तक चल रहा है। वावे के चीफ एथिक्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर जाओ डाइकी वावे कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी भी हैं। अब आप कहेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी में कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी कहां से आई? तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में बाय लॉ हर कंपनी को कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी रखनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की हर एक्टिविटी पर कम्युनिस्ट पार्टी की नज़र होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी जलेबी की तरह एकदम सीधा साधा है। कभी यह प्राइवेट कंपनी बन जाता है तो कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड एक ट्रेड यूनियन। जनवरी 2018 में एक सनसनीखेज खबर में एक फ्रेंच पेपर ने यह आरोप लगाया कि अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर से डेटा चोरी करके 6 साल तक चाइना भेजा जा रहा था और इन चीज़ों के लिए वावे को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी रखने वाले एक फ्रेंच एक्सपर्ट ने भी एक शो में वावे को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फ्रंट कंपनी बताया और इन सब के बावजूद फ्रेंच गवर्नमेंट ने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बिडिंग के लिए वावे को अप्लाई करने की अनुमति दी। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वावे 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके पास 3100 से ज़्यादा पेटेंट्स है और 90 से ऊपर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। आज दुनिया में कोई भी देश 5G टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहता और 5G टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का नंबर 1 किंग है वावे। इसकी ताकत और डिटर्मिनेशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वावे दुनिया में एक अकेली ऐसी कंपनी है जो यह दावा कर सकती है कि यूएस हमसे डरता है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उससे 1 साल आगे है।
क्या आप ये जानते हैं कि जब यूएस ने Huawei को यूएस टेक्नोलॉजी यूज करने से मना किया तो Huawei ने क्या किया? Huawei ने अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मनी OS बना डाला। और इसके बाद जब Huawei के पास गूगल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि गूगल का इकोसिस्टम है जिसमें गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल प्ले स्टोर वगैरह शामिल है, जब इनका एक्सेस उसे नहीं मिला तो उसने क्या किया? Huawei, Xiaomi, ओप्पो, वीवो के साथ मिलकर एक नई स्कीम बनाई जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपर सर्विसेज। और जानते हैं इस कंपनी का, इस अलायंस का पर्पस क्या है? गूगल प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने का। और अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में गूगल और एप्पल का ऑल्टरनेटिव तैयार करना कितना मुश्किल काम है। कुल मिलाकर मतलब यह है कि Huawei चाइना का पोस्टर बॉय है। यह चाइना के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक प्रतीक है। अगर आप चाइना के घमंड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको Huawei को तोड़ना होगा और चाइना खुद ब खुद टूट जाएगा। और आज सारी दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने Huawei को 5G टेक्नोलॉजी में बैन करने का डिसीजन ले लिया है। और इनके साथ साथ इंडिया पर भी प्रेशर पड़ रहा है Huawei और ZTE को बैन करने का। तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे देश पर अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए? इंडियन टेलीकॉम हार्डवेयर सेक्टर 12,000 करोड़ का मार्केट है जिसमें से 25% कंपोनेंट चाइनीज़ है। रिलायंस जियो एक अकेला ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी चाइनीज़ कंपोनेंट का यूज़ नहीं किया है। अब ये या तो सिर्फ इत्तेफाक है या फिर छोटे भाई अनिल अंबानी की परेशानियों से सीखने का नतीजा या फिर कोई ऊपरी प्रेरणा, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुकेश अंबानी की इस कदम की वजह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने रिलायंस जियो को दुनिया की क्लीन टेलीकॉम्स की लिस्ट में डाल दिया है। अब इसके अलावा भारत के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल, वोडाफोन, MTNL और BSNL अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज करते रहे हैं। एयरटेल 30% और वोडाफोन 40% तक चाइनीज कंपोनेंट का यूज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। भारत पर भी लगातार प्रेशर बढ़ रहा है इन दोनों चाइनीज कंपनीज को बैन करने का। और इसी सिलसिले में DOT की एक 17 जून की नोटिस में यह कहा गया कि MTNL और BSNL के 4G टेंडर को रिवाइज किया जाएगा Huawei और ZTE के पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए। और इस बात से इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि चाइनीज़ कंपोनेंट यूरोपियन कंपोनेंट्स के मुकाबले में 15 से 30% तक सस्ते हैं। और इसके साथ ही अगर इन दोनों कंपनीज को कंप्लीटली बैन किया जाता है तो जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं उनको रिप्लेस करना इन कंपनीज के लिए बहुत बहुत मुश्किल और महंगा साबित होगा। वही दूसरी तरफ आते हैं इंडिया की 5G टेक्नोलॉजी पर। इंडिया की 5G स्पेक्ट्रम सेल 2021 तक पोस्टपोन की गई है। तो इसलिए एटलीस्ट 5G टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ हमें बैक बेंचर बनने का। और यहीं पर इश्यू थोड़ा मडल हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज यह दावा कर रही है कि उन्होंने तो 10 साल पहले ही कह दिया था कि ZTE और Huawei से हमारी डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर खतरा है, वहीं दूसरी ओर 2019 में इंडियन टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने 5G टेक्नोलॉजी की बिडिंग के लिए चाइनीज़ कंपनीज को भी इजाज़त दी। और इससे यह कुछ लगता है कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की सोच पूरी साफ नहीं है। यह भी हो सकता है कि यह काम चाइना के प्रेशर में किया गया हो क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी लाखों करोड़ों का मार्केट है। और अगर हम इस बारे में चाइनीज़ कंपनीज को बैन करने का कोई भी कदम उठाते हैं तो चाइना उसके अगेंस्ट रिटेलिएटरी स्टेप ज़रूर उठाएगा। और अब सवाल आपके लिए, रिलायंस जियो ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज़ कंपोनेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और क्या यह डिसीजन सही था? 5G टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस काफ़ी धीमी हो सकती है। क्या ऐसी स्थिति में दुनिया के बाकी देशों को एक पूल बनाना चाहिए
चाइना के 5G पावर से टक्कर लेने का। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आप नहीं जानते थे, तो वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करें। अगर इस तरह की एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।